गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं आप अपने क्लास 11th को कैसे बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर सकते हो और लास्ट तक कैसे अपने क्लास को बेहतरीन बना सकते हो। देखो, आप अगर इस वीडियो पर अगर आप क्लिक कर दिए हो ना तो इसको अभी स्किप नहीं करना है, ठीक है। रुक जाओ, अभी आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो रुक जाओ, ठीक है। अभी भागना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को, किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख लो, ठीक है। आप थोड़ा सा 2x करके देख लो, बट इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इसमें मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूं ना जो कि सिर्फ क्लास 11th के लिए ही काम नहीं आएगा। आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये बेहतरीन परफॉर्म करेगा ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो से आप अपने पूरे साल को बचा सकते हो बर्बाद होने से, इस चीज़ का मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, ठीक है। ये सिंगल वीडियो, इसमें जो जो बताया जाएगा, ठीक है, इसमें मैं जो जो आपको बताऊंगा, बस ये एक ही वीडियो आपको पूरा साल कंप्लीट करवा देगा, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देगा। इस चीज का गारंटी मैं लेता हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को छोड़ करके जाना मत, ठीक है। ओके, समझ आया यहां तक? ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को आप स्किप मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सच में इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, आपके लिए। तो यहां पे सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th। क्लास 11th वाले के लिए तो है ही, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं। क्लास 11th के लिए ये तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और बाकी आप किसी भी क्लास में हो, एक बार जरूर इसको देखो, ठीक है, एक बार कंप्लीट जरूर देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे टिप्स लेके आया हूं ना जो आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उस लेवल का मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं और आपका साल वेस्ट नहीं जाएगा अगर मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा अगर आप उसको मेंशन करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, दिस इज द टफेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, ठीक है। यहां पे देखो, इस क्लास को ना सबसे टफेस्ट क्लास बोला जाता है, ठीक है। आप अपने सीनियर से पूछोगे तो आपके सीनियर्स आपको बताते होंगे क्लास 11th सबसे टफेस्ट क्लास होता है। ये एक ऐसा क्लास है ना, क्लास 11th किसी भी बच्चे के हाथ में ये रह नहीं पाता है, ठीक है। कोई भी बच्चा इसे सही से मेंटेन नहीं कर पाता है। शायद ही कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका क्लास 11th अच्छा जाता है, नहीं तो अक्सर लोगों का क्लास 11th बर्बाद जाता है, ठीक है। अक्सर लोगों का क्लास 11th बर्बाद जाता है, ठीक है। और मैं आज ऐसी आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, आपका क्लास 11th कभी बर्बाद होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी 10th से 11th में मूव किए होंगे ना, ठीक है, वो एक महीना जिनका जो है सेशन स्टार्ट हो गया होगा अप्रैल से, वो जो होंगे मार्च से जिसका स्टार्ट हुआ होगा मार्च अप्रैल से, वो 1-1.5 महीना में एक्सपीरियंस ले चुके होंगे कि क्लास 11th में किस तरह का डिफिकल्टीज लेवल होता है, किस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपको अब पता चल गई होगी, ठीक है। तो आपको ये फील हो गया होगा ये क्लास 10th से बहुत ही अलग लेवल का क्लास है, ठीक है। इसमें नए नए कॉन्सेप्ट भर भर के आएंगे, ठीक है मेरी जान, इसमें नए नए कॉन्सेप्ट भर भर के आएंगे। इस चीज का फील अब आपको हो गया होगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत आती है ना, भैया ये नए नए कॉन्सेप्ट हम कैसे करें, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, और जिनको दिक्कत आती है भैया टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कैसे चैप्टर को पढ़ते हैं। जब मैं चैप्टर को पढ़ता हूं ना तो मेरे को इतना डेप्थ में सर बताते हैं ना, मेरा उसी में हौच पौच हो जाता है मेरा दिमाग, ठीक है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूं यार, मतलब इस चैप्टर में हम कहां कहां पे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है भैया। आप वो प्रोवाइड करो, ठीक है, जिसके वजह से मैं अपने क्लास 11th को बेस्ट बनाऊं, ठीक है। तो आपके लिए प्रिंस भैया लेके आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 11th में हो तो सबसे पहले ये टाइम टेबल वाले स्ट्रेटेजी को तो बिल्कुल फॉलो करना, आंख मूंद करके फॉलो करना, ठीक है। जो अभी मैं बता रहा हूं ये टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है, अगर आप इसको आंख मूंद करके फॉलो करते हो ना तो किसी भी तरह का आपको दिक्कत आएगा ही नहीं क्लास 11th में, ठीक है। या तो आप दूसरे भी कर सकते हो, या अच्छा लगे तो इसको जरूर करना, क्योंकि मैं क्लास 11th में खुद ही हूं और मैंने इस टाइम टेबल को अभी तक फॉलो किया है और मुझे किसी भी तरह का डाउट नहीं आया है, ठीक है। मेरा सारा चीज अच्छी चल रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने 4-5 चैप्टर्स निपटा लिए हैं आसानी से क्लास 11th के, ठीक है। मेरे को किसी भी तरह का डाउट नहीं है। तो आज मैं वो चीज बताने वाला हूं कि मैंने कैसे किया मैनेज और आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए वो चीज मैं आपको बताता हूं।
तो सबसे पहले देखो ये टाइम टेबल स्ट्रेटेजी क्या बोलता है। मैंने यहाँ पे देखो ये मेरे नोट्स का एक पेज है, ठीक है, इसमें मैंने टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया बनाना, नीचे स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने इतना दूर के एरिया में ऊपर भी लिख दिया है, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में भैया ऐसा क्या है, देखो मैं पहले अपना बताता हूं मैं कैसे फॉलो किया, उसके बाद आपको भी बताऊंगा आपको कैसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये जो 1 तारीख यहां पे है ना, ये कटा हुआ है, ठीक है, ये 1 तारीख, ये 1 अप्रैल है, ठीक है, और ये जो आप 1 देख रहे हो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, ये मई का 1 तारीख है, ठीक है, ये जून का है, ठीक है, इसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इस तरह से ये 1 तारीख जो है ना इस पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने क्या करा था, मैंने 1 अप्रैल से अपना सिलेबस स्टार्ट करा था पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले मैंने बायो उठाया था, द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर, ठीक है। तो मैंने क्या करा था ना, इसमें मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करो तो आपके लिए तो बहुत ही बेस्ट है भाई, बहुत ही बेस्ट है। फर्स्ट डे में क्या करना है, फर्स्ट डे में मैंने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और जो जो मेरे को डाउट्स आ रहे थे, ठीक है, उसके लिए मैंने एक डाउट नोटबुक बना रखा था। कैसे भैया, वो चीज बताओ, जैसे आपने लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, मैंने जब लेक्चर अटेंड किया तो बगल में मैं एक डाउट नोटबुक रखता था, ठीक है, किसी भी एक कॉपी को डाउट नोटबुक में बना लेता था, ठीक है, और उसमें क्या करता था भैया वो बताओ, इस डाउट नोटबुक में लेक्चर देखने के दौरान मुझे जो जो डाउट्स आते थे, ठीक है, जितने भी तरह के डाउट्स आते थे उस लेक्चर में, मुझे कोई लाइन नहीं समझ में आया, मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, उन सारी चीजों को मैं अपने डाउट बुक में मेंशन कर देता था, ठीक है। पहला दिन मैं क्या करता था, कंप्लीट लेक्चर देखता था, ठीक है, ठीक है, और जो जो मेरे को डाउट्स आते थे लेक्चर को स्किप करके मैं उसको डिटेल में जानने के लिए नहीं जाता था, ठीक है, मैं क्या करता था, उन सारे डाउट्स को लिखता था साइड में, ठीक है। जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ, एकदम 2-3 घंटा मस्ती किया, उसके बाद मैं फिर से अपने डाउट नोटबुक को पढ़ता था और उसके बाद जेमिनी खोलता था या गूगल का यूज करता था, ठीक है। उसके बाद जितने भी डाउट्स थे मेरे किसी भी टॉपिक्स में या किसी भी लाइन में, उन सारी चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेता था। यानी कि मैंने फर्स्ट दिन क्या किया, वो चीज पहले आप देखो। मैंने फर्स्ट दिन में लेक्चर्स कंप्लीट किए, डाउट नोट्स बनाए, ठीक है, उसमें जो जो डाउट्स आए उनको लिखे, ठीक है, और 1 तारीख को ही मैंने अपने डाउट्स भी सारे क्लियर कर लिए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में पूरा लेक्चर है, ठीक है, जिस जिस टॉपिक में मेरे को डाउट था वो सारे डाउट भी मेरे क्लियर से, ठीक है। अब मैंने दूसरा दिन क्या करा, दूसरा दिन मैंने ना बस रिवीजन करा, फुल्ली एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार मैंने रीड किया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने नोट्स बनाया उस नोट्स को मैंने अच्छे तरीके से रीड किया और डाउट नोट्स को भी मैंने अच्छे तरीके से रीड किया। इस तरह से मैंने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया था 2 तारीख को, ठीक है। उस चैप्टर का पहले तो मैंने लेक्चर भी मेरा हो गया, ठीक है, डाउट नोटबुक वाला भी काम कर लिया। उसके बाद मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन भी पढ़ा, ठीक है, और लाइन बाय लाइन में अगर मुझे कहीं दिक्कत आई तो मैं फिर से डाउट नोटबुक में लिख दिया उसको, और रिवीजन खत्म करने के बाद मैं फिर से उसको देख लिया। सारे डाउट नोटबुक को जाके गूगल जेमिनी से मैंने पूछा, मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या करा, फर्स्ट डे तो लेक्चर देख लिया, टॉपिक्स मेरे माइंड में थोड़े थोड़े घूम रहे थे। दूसरे दिन मैंने कंप्लीट रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने में भाई देखो, तुम बहाना मत बनाओ, इस क्लास के अंदर आपको कोई भी बहाना नहीं बनानी है। अगर आप बहाना बनाते हो तो भाई साहब आपसे क्लास 11th नहीं हो पाएगा, इसलिए बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने दूसरा दिन जो किया मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो मेरा रिवीजन भी हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट है, 4-5 बार रिवीजन भी हो चुका है। अब बाकी का सुनो, मैंने एक चैप्टर पे 7 डेज दिए थे, ठीक है, मात्र 7 दिन, ठीक है, ये 1 तारीख से लेकर के ये 7 तारीख तक, बस एक चैप्टर पे 7 दिन, इससे ज्यादा आपको भी नहीं देना है, ठीक है। एक चैप्टर पे 7 दिन से अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो क्लास 11 का सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला अच्छे तरीके से, ये चीज मैं आपको बोल सकता हूं, ठीक है। तो 7 दिन से ज्यादा नहीं देना है। और यहां पे आप देख रहे हो ये 7वां दिन पे मैंने एक रेड कलर किया हुआ है, ठीक है, ये मेरे लिए रेड जोन का काम करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, पहले बताता हूं। दूसरा दिन का मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये जो मेरे पास 4-5 दिन आप बचे ना, इसमें मैं डेली कम से कम 100 MCQ लगाता था, ठीक है, 100+ MCQ का प्रैक्टिस करता था। जैसे 2 तक कंप्लीट हो गया, इस तीसरे दिन मैंने क्या किया, MCQ का प्रैक्टिस किया, ठीक है, कम से कम 100+ MCQ मैंने लगा लिया इस तीसरे डेट में, ठीक है। अब मेरे को उसमें से जो जो डाउट्स आए, ठीक है, उसको भी मैंने डाउट बुक में लिखा और उसके बाद गूगल जेमिनी से जाके पूछ के क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव लगाए 4 को, ठीक है, 20 सब्जेक्टिव इस दिन, 20 इस दिन, 20 इस दिन, ठीक है। मोटा मोटी मेरा एक चैप्टर से 500+ क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, ठीक है, 500+ क्वेश्चन मेरा हो गया था और आप भी ये कर सकते हो। अब 7वां दिन
ये मेरा लास्ट दिन था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के लिए, ठीक है। मतलब ये रेड जोन है और मैं इसको डेली कट करता था, ठीक है। जैसे मान लो आज है 4 तारीख, ठीक है, तो कल 5 आया तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 तारीख को भी ऐसे करके कट कर देता हूं, ठीक है। इससे मेरे को आइडिया लगते रहता, अच्छा मेरे पास अब इतना ही टाइम है, बस इतना ही टाइम है क्लास 11th को कवर अप करने के लिए, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको करनी है। तो मैंने आपको कंप्लीट जर्नी बता दी, ठीक है। अब ये जो लास्ट डेट है ना, इस लास्ट डेट के बाद मैं उस चैप्टर पे नहीं रहता था, मैं दूसरे चैप्टर पे मूव करता था, ठीक है। अब मैंने 8 तारीख को एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसको भी मैं 14 तारीख तक कंटिन्यू रखा, ठीक है। और 14 पे एक रेड जोन लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि दूसरे चैप्टर से आपको जो भी चीज है, जो भी डाउट्स है, उसको क्लियर करना है, तो आपको क्या करना है, इसी 7 डेज के अंदर ही क्लियर करना है, ठीक है। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हो और अपने क्लास 11 को बेस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू की, तो मेरे अनुसार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है फरवरी तक में, और मेरे पास 2 महीने का टाइम भी बच रहा है रिवीजन के लिए अच्छा खासा, ठीक है। तो आपके पास भी टाइम बचेगा, ठीक है। मान लो आपने 1 महीना खराब कर दिया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब भी जाओ, ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, सॉरी ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, आपको क्या करना है, एक इसी तरह का टाइम टेबल बना लेना है पूरा साल का, ठीक है। एक साथ ही बना लो, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा 11th का, ठीक है, एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उस तक का आप एक डेट शीट बना लो, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। समझ में आ गया? आप भी ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो इस 4 में से, ठीक है। और आप भी फोड़ सकते हो और आपके पास भी रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम बचेगा, ठीक है। इस तरह से जो मैंने 7 डेज दिया था ना, मेरे साइंस का 42 चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं फरवरी तक में। अगर मैं कंटिन्यू लगा रहूंगा तो आपको भी क्या करना है, कंटिन्यू लगे रहना है, ठीक है। ये बात क्लियर है? यहां तक आप इस तरह से अपने क्लास को बेस्ट बना सकते हो। इस तरह का आप टाइम टेबल खुद से डिजाइन करो, ठीक है। और आप क्या करो, इसको चिपका लो, ठीक है। जहां पढ़ते हो ना, दीवार पे सामने में चिपका लो, ठीक है। सामने दीवार पे आप उसको लगा लो, ठीक है। और हमेशा उसमें क्या करो, आप डेट को कटिंग करते जाओ। जैसे आज 4 है तो कट करो, आज 4 तारीख है, कल 5 है तो उसको भी कट करो। इससे तुम्हें ये मोटिवेशन मिलता रहेगा कि अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं इस चैप्टर के लिए, इस स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। आप कट करते रहोगे तो अंदर से मोटिवेशन जगेगा, मेरे पास कम टाइम है और मुझे कवर अप करना है, तो आप ऑटोमेटिक करोगे, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आप भी जाओ, अब भी खत्म करना, ठीक है। ये वीडियो जैसे ही समाप्त होती है, आप जाके एक टाइम टेबल बनाना और इस अनुसार चलना, ठीक है। पहले दिन लेक्चर कंप्लीट, और उसी दिन डाउट नोटबुक में आपने जो सारी चीजें लिखी है ना, वो सारा भी क्लियर हो जाना चाहिए उसी दिन। दूसरा दिन कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो ही जाना चाहिए आपका, ठीक है। तीसरा दिन में 100 MCQ लगाओ, उसके बाद सब्जेक्टिव लगाओ 20, उसके बाद फिर से 20 सब्जेक्टिव लगाओ, उसके बाद फिर से लगाओ। इस तरह से आप बेस्ट बना सकते हो, किसी भी चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। क्लियर है? इस अनुसार अगर आप चलोगे तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब ये जितने भी आप मेरे नोट्स यहां पे आप देख रहे हो ना, रेड, ये सारे चैप्टर्स है। मतलब इस डेट को मेरे ये चैप्टर्स खत्म, ये चैप्टर्स खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि 1 महीना में मेरा 4 चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। चलिए, आई होप मेरा टाइम टेबल आपको समझ में आया होगा, आई होप आप बनाओगे भी, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करोगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं आपको और क्या नहीं करनी चाहिए क्लास 11th में। लेक्चर, डाउट नोटबुक रखना है। यहां पे देखो, एक बात याद रखना, जब भी कोई बच्चा ऐसा होता है ना, मात्र 2 घंटा लेक्चर देखने में पूरा दिन लगा देता है, तो वो क्या गलती करता है, जैसे लेक्चर में कोई नया शब्द आता है वो क्या करता है, पहले लेक्चर को बंद करेगा, जा करके उस शब्द के बारे में जानेगा डिटेल में। जैसे वो डिटेल में जानेगा, उसको कुछ और नए नए शब्द मिलते हैं, तो वो क्या करता है ना, उस नए नए शब्द पे भी रिसर्च करने लगता है। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, उसका लेक्चर कंप्लीट हो ही नहीं पाता। और ये गलती तुम मत करना, ठीक है। मेरे छोटे भाई, छोटे बहन या मेरे दोस्त, ये गलती आप मत करना, ठीक है। क्लियर है? ये गलती तो आप करना ही मत, ठीक है। जैसे ही डाउट हो, एक डाउट कॉपी आप रखो, ठीक है। उसमें सारा चीजें मेंशन करें। अगर मान लो बहुत जरूरी है, मतलब इसको अभी क्लियर करना ही है, तो ही जाके उसको क्लियर करो, ठीक है। नहीं तो साइड में लिखो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही इसको उल्टाओ। क्लियर है? इस तरीके से आपका लेक्चर भी कम टाइम के अंदर कवर अप हो जाएगा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको? चलिए अब आगे मूव करते हैं। उसके बाद देखो,
डोंट फॉलो रैंडम टीचर्स, जो कि क्लास 11th में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्लास 11th में नहीं 10th में भी करते हैं, 12th में भी करते हैं। तो ये बात मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं, आप क्या करो, रैंडम टीचर्स को फॉलो मत करो, ठीक है। पहले तो सेलेक्ट कर लो आपको किस टीचर से समझ में आता है, ठीक है। आप उस टीचर को सेलेक्ट कर लो और पूरा साल भर उसी टीचर के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। आप इधर उधर मत भागो, कभी इस सर से भी पढ़ लेते, फिर दूसरे टीचर से भी पढ़ लेते, फिर तीसरे टीचर से भी पढ़ लेते। ऐसे करोगे तो खुद में डाउट्स होगा, ठीक है, खुद में कंफ्यूजन आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, क्लास 10th में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस कंफ्यूजन में ना पड़ो। ये पहले क्या करो, तुम अपने टीचर सेलेक्ट करो, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से टीचर अच्छे लग रहे हैं, किनका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीजें सेलेक्ट होने के बाद आप ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है, अंधाधुन उस पर ट्रस्ट करो और पूरा साल भर उसी टीचर से पढ़ो। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। रैंडम टीचर्स को कभी भी फॉलो मत करना, बार बार बोल रहा हूं, रैंडम टीचर्स को फॉलो मत करना। एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 टीचर से मत पढ़ना, एक ही टीचर से पढ़ना, ठीक है, जिससे आपको समझ आए, ठीक है। जिनका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे उसी से पढ़ना। क्लियर है यहां तक? रैंडम टीचर सिलेक्ट नहीं करने तो नहीं करने, अगर करोगे तो क्लास 11th इसी में बर्बाद हो जाएगा, तो ये गलती मत करना। क्लियर है? उसके बाद देखो 20% टीचर्स एफर्ट, 20% स्टूडेंट्स एफर्ट, 20 नहीं, यहां पे 80% होता है, ठीक है। आपको इसका लॉजिक बताता हूं। आपको कभी कभी होता है बच्चे को टीचर की सारी बातें समझ में आने लगती है ना, तो बच्चा को लगता है अब तो मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारी बातें तो मुझे समझ में आ ही रही है। बट यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है, आप यहीं पे मिस्टेक करते हो। आपको ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ टीचर्स 20% ही पढ़ाते हैं, ठीक है, 80% आपका एफर्ट लगता है, तभी आप जा करके सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी आपका ये क्लास जो है सबर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ना बोला जाता सेल्फ स्टडी, ठीक है। टीचर्स आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में एक बेस तैयार करेंगे, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्लास 11th में, तभी आप अच्छे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। पूरे तरीके से टीचर पे डिपेंड मत रहो। समझ आ गया? अपने से क्वेश्चन लगाओ, जैसे मैंने आपको वो बताया था ना 7 डेज प्लानर, आप उसको फॉलो करोगे तो एकदम कंप्लीट में बोलता हूं किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए उसके बाद देखो ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके क्लास 10th में ज्यादा मार्क्स आ गए होंगे, 90%, 95%, या इनफैक्ट किसी किसी के तो 100% भी आते हैं, ठीक है। तो जिनके ज्यादा मार्क्स आए हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, ठीक है। क्योंकि एक बात आप जान ले, ये क्लास 10th के जैसा नहीं है क्लास 11, ठीक है। पूरा सिलेबस चेंज है, ठीक है। जहां पे 10th में 14 चैप्टर्स होते हैं आपके साइंस में, वहां पे सीधे यहाँ पे 42 चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th में, यानी कि सीधा 3 गुना हो गया, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग मत आना। जिनके भी रिजल्ट अच्छे आए होंगे वो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ही बहुत सारे बच्चे बहुत साल खराब करते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही 10th तक तो अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट 11th 12th बेकार चला जाता है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना जिनके अच्छे नंबर आए। और बाय चांस किसी बच्चे का अच्छे नंबर नहीं आए, या भैया मैंने पूरी मेहनत की थी, पूरा साल मैंने बढ़िया से पढ़ा था, एकदम पूरा एफर्ट लगा दिया था, बट फिर भी मेरा रिजल्ट जो है ना ये अच्छा नहीं आया भैया, तो कोई बात नहीं भाई। देखो तुम्हारा कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता, ये बात तुम याद रखना, ठीक है। मान लो तुमने पूरा मेहनत किया, ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई कुछ कारण की वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा, इस बात को तुम जान लो। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। एज ए बड़ा भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। पेपर, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये बात तो आप सुनी होगी ना। सच में यार रिजल्ट मैटर नहीं करती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिनके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे उनके पास तो वैसे भी खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या। तो जिनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे वो बच्चा क्या करेंगे, उनके माइंड में ये तो चलता रहेगा ना, क्लास 10th मेरा खराब चला गया है तो अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो बच्चा मेहनत करता है क्लास 11th में और अच्छे नंबर 4 के लाता है, क्लास 12 क्लास 11th उसका अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं और वो पीछे पढ़ा ही नहीं, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो बच्चा सक्सेस हो जाता है। बट जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है वो डाउन हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही रह जाता है। तो प्लीज़ भाई जिनके कम नंबर आए हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं उनसे, आप लोग जो हो अपने एफर्ट्स लगाते रहो, ठीक है। एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाते। और जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं,
अच्छी बात है, बट आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, क्योंकि ये आपको हो सकता है क्लास 11th क्लास 12th में गिरा दे। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। उसके बाद बेस फॉर क्लास 12th, ये जो क्लास 11th है ना, इसके एक एक चैप्टर्स आप पढ़ो। ठीक है, ये आपके क्लास 12th को बेस बनाता है। अगर आपका क्लास 11th अच्छा जाता है ना, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ क्लास 12th ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। ठीक है, ये आपको मेहनत करना सिखाता है, ये एक पड़ाव है आपका क्लास 11। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस मत करना, हर एक चैप्टर्स को पढ़ना अच्छे तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद देखियो, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4 चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, आपने क्लास 10th में मात्र फिजिक्स में 4 चैप्टर्स पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 11th में उस चारों चैप्टर्स के बराबर सिर्फ क्लास 11th का एक चैप्टर है। ठीक है, वो क्लास 11th का एक चैप्टर क्लास 10th के चारों चैप्टर्स के बराबर है। तो ऑटोमेटिक आपको बैकलॉग्स तो बनेंगे ही, दिक्कतें तो आएंगे ही, बट अगर आपने वो टाइम टेबल फॉलो किया ना, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से सारी चीजों को आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए, इस तरीके से आप बेस्ट बना सकते हो। तो एक बात और भाई, इसमें आपका मोटिवेशन डाउन होगा। इस क्लास में नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नए नए टॉपिक्स आते हैं, तो क्या होंगे, बच्चे बहुत डेप्थ में क्लास 11th क्लास 12th का जो जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो डेप्थ में होती है। तो आपको क्या करना है ना, आपके नंबर कम आ रहे फिर भी कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर रखो, ट्रस्ट करो अपने ऊपर। ठीक है, तुम भी अच्छे कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी अपने ऊपर से ट्रस्ट मत तोड़ लेना। ठीक है, क्या भैया मेरे इतने कम मार्क्स आए तो मैं आगे क्या ही कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब जो बच्चे थोड़े से डाउन होंगे ना, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा, ठीक है, देखो भाई, अभी तुम क्लास 11th में आओ, और वो टॉपर बच्चा जो कि टॉप भी किया है क्लास 10th में, वो भी क्लास 11th में आया है। ठीक है, दोनों अभी तुम सेम लेवल पे हो। ठीक है, एवरेज बच्चे मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिनके रिजल्ट थोड़े से बेकार हैं उसके लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखो, क्लास 10th का टॉपर या फिर आप हो, ठीक हो, आप दोनों अभी क्या हो, क्लास 11th में एक सेम फेज में हो। ठीक है, आप सभी को सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, सभी सेम लेवल पे हो। ठीक है, सभी को वही डिफिकल्टीज लेवल है, तो आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो क्लास 10th का टॉपर भी था वो भी तो क्लास 11th में अभी एंटर किया है ना, और तू भी तो अब क्लास 11th में एंटर की हो। ठीक है, तुम भी क्लास 11th में एंटर की हो, तो भाई करना क्या, दोनों को तो सेम चीज़ें ही पढ़ाई जाएगी, दोनों को तो डिफिकल्टीज फेस करने ही पड़ेंगे। तो आप अच्छे तरीके से एफर्ट्स लगाओ, आपका क्लास 11th बेस्ट जाएगा। अगर ये क्लास आप बेस्ट बना देते हो तो क्लास 12th ऑटोमेटिक बेस्ट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको चिंता नहीं लेनी है क्लास 10th के रिजल्ट से। ठीक है, बिल्कुल आप नहीं फिक्र रहो। ठीक है, बेफिक्र होके आप क्लास 11th पे पूरे तरीके से फोकस करो। क्लास 10 आप भूल जाओ, जो हो गया चेंज तो उसको आप नहीं कर सकते हो, बट अभी आपके पास टाइम है, आप क्लास 11th को बदल सकते हो, तो आप यहाँ पे फोकस करो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया। उसके बाद देखो, डोंट कंपेयर्स। ठीक है, जो कि एक एवरेज बच्चे का आदत होता है, वो क्या करते रहते हैं, कंपेयर्स करते हैं एक दूसरे से। या फिर कोई अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप अपने बच्चे को ना किसी दूसरे से कंपेयर मत करा करो। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी का माइंड पावर जो होता है ना, ठीक है, सभी का मतलब वो माइंड पावर जो होता है ना, चीज़ों को समझने का सबका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स जितने भी जिनके भी माता पिता देख रहे हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, दूसरे से कंपेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे का मोटिवेशन डाउन होता है। आप लोग क्या करें, उनको उत्साहित करें। ठीक है, जिससे बच्चा अच्छा कर सके, तो आप लोग मोटिवेशन डाउन मत करें। ठीक है, और बच्चे लोग, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, किसी अदर स्टूडेंट से कंपेयर मत करो। भैया उसने तो अभी तक 4-4 चैप्टर्स कर लिए हैं, बट मैं तो अभी 1-2 चैप्टर्स पे हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बोला ना, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है आपको। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो दूसरे के ही देखते रह जाओगे, इसलिए खुद पे फोकस करो, आगे बढ़ते जाओ। जो टाइम टेबल बताया वो बेस्ट टाइम टेबल है, आप उसको फॉलो करो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप बुखार सकते हो। ठीक है, अभी भी आप कुछ कर सकते हो, तो ये चीज आप जरूर करें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इन सेम लेवल इन क्लास 11। मैंने वही बात आपको बताई, क्लास 10 का टॉपर भी आया या एक एवरेज बच्चा भी आया, दोनों सेम ही है भाई, दोनों को सेम सेम डिफिकल्टीज लेवल फेस करनी है। दिक्कत क्यों भाई, दोनों तो सेम ही लेवल पे हो ना, आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको? रिवीजन क्लास 11th में
बच्चा एक गलती करता है, ठीक है, वो क्या गलती करता है भैया, वो चीज़ मेरे को बता दो। देखो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर अभी से इस बात को अगर आप फॉलो करोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो चीज़ है रिवीजन। टीचर आपको सारी चीज़ें पढ़ा देगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। टीचर अपने तरफ से पूरा बेस्ट लगा के आपको पढ़ा देंगे, पूरा बेस्ट देंगे अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरफ से पूरा। बट एक पॉइंट आ जाता है, जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे, खुद से जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये रियलिटी है, ठीक है। टीचर कितने भी अच्छे से पढ़ा दे, बट अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, तो दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। हम चाहते हैं आप प्रोग्रेस करो, ठीक है। मैं चाहता हूं आप प्रोग्रेस करो, दिल से चाहता हूं भाई आप लोग प्रोग्रेस करो, ठीक है। तो आप लोग हमेशा प्रोग्रेस करो, रिवीजन करते रहना है भाई, ठीक है। रिवीजन आप कभी मत छोड़ना, ठीक है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो टीचर कितने भी अच्छे से पढ़ा दें, आपके माइंड में जाएगा, वो सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा, मतलब थोड़ा देर के लिए ही रहेगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा वो चीज़ें। तो आपको क्या करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम एक चैप्टर्स को तो 4 बार रिवीजन कर ही लो। ये जो 7 डेज प्लानर मैंने बताया ना, जिस चैप्टर को पढ़ो उस चैप्टर को कम से कम 4-5 बार रिवीजन उसी टाइम पे कर लिया करो। तो ये चीज़ आप करना, ठीक है। आप अच्छे करोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो मंथली टेस्ट, हाँ भाई टेस्ट एक भी स्किप मत करना क्लास 11th का, ठीक है। आपके जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आप देना, ठीक है। भले ही आपके मार्क्स कम आए ज्यादा आए मैटर नहीं करता है, बट आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देना है, रेगुलर टेस्ट देते रहना है, ठीक है। मार्क्स ज्यादा आए या नहीं आए ज्यादा, ये चीज मैटर नहीं करता। फिर से बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपका लेवल क्या है, कितने पानी में हो, ये चीज तो आप अनुमान नहीं ना लगा सकते हो। बट जब आप टेस्ट दोगे तो आपको कुछ तो रियलाइजेशन होगा, अरे भाई कुछ तो फील होगा ना, ये चीज़ मेरे को नहीं आती है, कुछ तो माइंड में आएगा। तो टेस्ट आप रेगुलर दिया करो इस क्लास में, ठीक है। जितनी बातें बोल रहा हूँ रामबाण है आपके लिए, ठीक है। फॉलो करना है तो करना है, नहीं तो आपका क्लास 11th बेस्ट नहीं बन पाएगा। आप जैसे सोच रहे हो ना, शुरू शुरू में अक्सर बच्चा सोचता है मैं अपने इस क्लास को पूरा तरीके से बेस्ट करके जाऊं, भले ही मेरे सीनियर्स खराब कर दिए, बट हम जूनियर्स हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, अपने तरीके से पूरा बेस्ट देंगे इस क्लास 11th में। बट वे लोग का मोटिवेशन डाउन हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। 6 महीना 7 महीना होते होते उन सभी का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं शुरू से फॉलो करते जाओ, आपका क्लास 11th बेस्ट जाएगा तो जाएगा, गारंटेड है बेस्ट जाएगा, जाना ही है बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज टेस्ट आप कभी भी स्किप मत करो, रेगुलर टेस्ट देते रहो, ठीक है। चलिए उसके बाद बताता हूं, फुल्ली फोकस्ड ऑन स्टडी 2 to 4 आवर। यहां पे क्या लिखे हैं भैया वो बताओ। देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मात्र जो 2-4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो 2-4 घंटे पढ़ते हैं उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं कंपेयर टू उस बच्चे के जो बच्चे 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप में से भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि 10-10 12-12 घंटे पढ़े होंगे, बट उनका रिजल्ट जो होगा ना वो कम आया होगा, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे बच्चे को देखे होंगे जो सिर्फ 2-4 घंटे ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं और वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो भैया वो लोग क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं हमसे क्या। तो देखो इस चीज में ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक चीज बताता हूं। आप जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो टॉपर जो बच्चा होता है ना, जो आप देखते हो 2-4 घंटे पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला लेते, वो क्या करता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जब वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो पूरा फुल्ली फोकस वो देता है अपने स्टडी पे, ठीक है। अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं, कुछ चीजों पे भी वो ध्यान नहीं देता। मतलब वो पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ रहा है, बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, क्या हो रहा है दुनिया में सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ वो पढ़ाई पे फोकस करता है, ठीक है। और एक एवरेज बच्चा क्या करता है ना, वो बोलता है भैया मैं तो खेलता भी नहीं हूँ, मूवी भी नहीं देखता हूँ, 10-10 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स कम आ रहे। क्यों? क्योंकि आप जो टाइम दे रहे हो ना, ठीक है, वो टाइम आप फुल्ली फोकस के साथ नहीं दे रहे हो। अगर आप फुल्ली फोकस्ड होके पढ़ते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ो और आपके अच्छे मार्क्स ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग क्या फुल्ली फोकस्ड नहीं हो, इस वजह से आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ के भी आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ रहे हो फुल्ली फोकस, खेल रहे हो फुल्ली फोकस तो खेलने पे, ठीक है। उस समय पर पढ़ाई नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। पढ़ रहे हो तो फुल्ली फोकस, उस समय पे आपके माइंड में खेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर खेलने का मन करे तो फुल्ली फोकस बढ़िया तरीके से खेल लो, उसके बाद पढ़ो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप
जब भी पढ़ने के लिए बैठो फोकस के साथ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करो तो फुल्ली फोकस, ठीक है, फुल्ली कंसंट्रेट होके करो वो काम, तो देखिएगा आपको अपने आप में प्रोग्रेस दिखेगा, ठीक है। तो आपको वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप में फोकस का कमी है, आप उसको थोड़ा सा मेंटेन करो, बस देखो उसके बाद जादू तो आप खुद ही देख लोगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी रीड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे एक बात और याद आया, क्लास 11th में आप लेस रिसोर्सेज को फॉलो करो, ठीक है। क्या बोले भैया? लेस रिसोर्सेज नहीं समझ में आया? जितनी कम से कम चीजें हो सके, जितनी कम से कम किताबें आपके पास हो सके, बस उतना पढ़ो, बस एनसीईआरटी ही अपने पास रखो, ठीक है। अदर बुक्स भी खरीद के आ गए, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लास 10th तक वो सारी चीजें ठीक थी, आप दूसरे दूसरे बुक से भी पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय पे आपका सिलेबस बहुत कम होता है, ठीक है। बट क्लास 11th में सीधे उसका 3 गुना हो जाता है। तो आप लोग को क्या करना है? लेस रिसोर्सेज फॉलो करनी है, ठीक है। बट सिर्फ एनसीईआरटी रखो अपने पास, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी रखो, उसी एनसीईआरटी को आप बार बार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी ही आपके मार्क्स इंप्रूव करते हैं क्लास 11th में, ठीक है। तो अदर बुक्स पे फोकस मत करो, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, अगर आप एवरेज हो तो, ठीक है। अगर भाई जिनसे हो जा रही है, जो कर पा रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं, वो अदर बुक्स कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा अदर बुक्स आप खरीदो ही मत, ठीक है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी तो मस्ट रीड करो, हर एक लाइन लाइन समझो, जो डाउट आए डाउट नोटबुक में सेव करो, उसके बाद गूगल से जाके उसको क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद है सेट रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अपने हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल को सेट करता हूं, ठीक है। भैया ये क्या है, नहीं समझ आया? देखो, यूट्यूब चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है, ट्विटर चलाते हो, सारी चीजें आप चलाते हो, ठीक है। आपको क्या करना है ना, गूगल पे जाओ, ठीक है, जो भी चैप्टर्स आप पढ़े हो, ठीक है, एक बार जाके सर्च करो इस चैप्टर का, आप मुझे रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो रियल लाइफ एग्जांपल जब उस चैप्टर उस टॉपिक से देगा ना, तो उसके बाद आपको दिमाग में ऑटोमेटिक सारी चीजें बैठ जाएगी, कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप रियल लाइफ एग्जांपल जब आपको पता चल गया है तो आपको वो कभी भी डाउट देगी ही नहीं, ठीक है, कभी भी आपको रटने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे एक टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक फंजाई, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं फंजाई, ठीक है। तो पहले जाके आप ये पूछो, भैया देखो गूगल पे जाना, ठीक है, कैसे पूछना, पूछने का तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में एक टॉपिक है फंजाई, आप गूगल पे जाओ, ठीक है, बोलो ये जो फंजा है एनसीईआरटी में मुझे सिर्फ रटने के लिए दिया गया है क्या, या फिर इसका कोई रियल लाइफ यूज भी होता है, तो आप मुझे इसका रियल लाइफ यूज बताओ, सिर्फ एग्जाम पर्पस से हमें सिर्फ फिक्स मत रखो, ठीक है। मतलब आप मुझे ये बताओ इसका रियल लाइफ में अभी के जनरेशन में इसका क्या यूज हो रहा है इस फंजाई से, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है जो कि हम लोगों को मिल पा रहे हैं। तो आप ऐसे करके सर्च करोगे ना तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल ऑटोमेटिक मिलेंगे, और इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर करना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। सबसे पहले अगर आपने रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी भी अच्छे तरीके से पढ़ ली, कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन हैं उन सारे को आपको कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर खत्म हुआ पहले सबसे पहले कोई काम होगा तो वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन का होगा, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम दूसरे बुक्स पे जाना, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर करना, जैसे जैसे बता रहा हूं बस ऐसे ऐसे करते चले जाओ, क्लास 11th में कुछ भी डाउट या किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगी, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और रिवीजन के लिए भी आपके पास अच्छे खासे टाइम मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ओसवाल सिंपल पेपर, ठीक है। देखो ओसवाल का सिंपल पेपर आप क्लास 10th में अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, या जो बच्चे नहीं यूज किए होंगे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं पर्सनली ओसवाल का सिंपल पेपर लगाया हुआ हूँ, ठीक है। कितने बहुत सारे सिंपल पेपर्स खत्म करे हुए हैं, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ओसवाल का सिंपल पेपर बेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग उसको बाय करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके लिए ईजी रहेगा और सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो आप ओसवाल का लगा सकते हो, या आप चाहो तो किसी दूसरे का भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस मेरा मोटो ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद है सेल्फ स्टडी, इसको तो कभी तुम छोड़ना मत, ठीक है। यानी कि कोई टीचर्स आपको पढ़ा दिए इतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा, ये बात आप जान लो। तो सेल्फ स्टडी छोड़ना नहीं है। नो अदर बुक्स, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा आपको अदर बुक्स फॉलो करने ही नहीं है, ठीक है। जो जो
पहले से मैंने जो जो आपको तरीका बताया शुरू से, इतना कर लो, काम बन जाएगा आपका बस। उसके बाद और सुनो आगे, नो बैकलॉग्स, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके सीनियर भैया या दीदी से आप लोग पूछ लो, उनके बैकलॉग्स बन जाते थे, ठीक है। चैप्टर में समस्याएं उनके बने रह जाते थे। तो आपको क्या करना है, आपको ये बैकलॉग्स लाने ही नहीं देना है। जैसे ही आप किसी चैप्टर पे 7 डेज दे रहे हो ना, ठीक है, तो जो जो दिक्कतें आई उसको तुम उसी 7 डेज के अंदर ही क्लियर कर लो, ठीक है। जिस भी तरह का समस्या आए उस 7 डेज के अंदर ही आपको क्लियर कर लेना है, तो कर लेना है। बाद में उस चैप्टर से एक भी बैकलॉग्स नहीं बनने देना है, ठीक है। क्यों भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्लास 11th में अगर एक चैप्टर में आपने बैकलॉग्स बना लिया है ना, तो आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपको समझ में नहीं आने वाले। क्लास 10th में तो ठीक था, आपने लास्ट में 3 महीना पढ़ा, अच्छे रिजल्ट आ गए, बट क्लास 11th में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो शुरू से ही हर एक चैप्टर्स को पढ़ो, बैकलॉग्स नहीं लाने देना। अगर बैकलॉग्स आ गया तो आगे के चैप्टर्स सारे आपके अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे, इसलिए बैकलॉग्स नहीं लाने देना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन। आप जब एनसीईआरटी, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, ये मैंने अपने एनसीईआरटी के बुक का बायोलॉजी का है, ठीक है, क्लास 11th। मैंने इसका एक पिक्चर इसलिए लगाया है क्योंकि एक चीज़ मैं इससे आपको एक टिप देना चाहता था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हाउ मेनी टाइम्स एनसीईआरटी रीड, ठीक है। मतलब आप जब चैप्टर को, एनसीईआरटी को जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो ऊपर में ये लाइन लिख देना हाउ मेनी टाइम्स एनसीईआरटी रीड। जैसे ही आप एक बार रीड करें तो यहाँ पे 1 दे देना, ठीक है। दूसरे बार रीड कर रहे हो तो 2 लगा देना, ठीक है। या आप तीसरा बार एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हो तो 3 दे देना। इससे आपको ये हमेशा पता चलता रहेगा मैंने इस चैप्टर को कितना बार पढ़ा है, ठीक है। रियली में आपको ये एक ऑनेस्ट वाला फील देगा, ईमानदारी से आपको पता चलता रहेगा आपका पढ़ाई किस लेवल का है, आपने हर एक चैप्टर को कितने बार रिवीजन करा है सही तरीके से, ये आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा, ठीक है। और हर एक चैप्टर को 5 बार से कम तो रिवीजन करना ही नहीं है, 5 बार मिनिमम है, इतना आपको करना ही है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ करी ना तो आपको रियलिटी पता होती जाएगी, ठीक है। आपको रियलिटी चेक आपको मिलता जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको पता चलते जाएगा। नोट्स है आपके पास, ये मैंने अपना नोट्स का फोटो लगाया हुआ, वहाँ पे भी मैंने रिवीजन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 मैंने की। इसका मतलब यह है कि मैंने इस चैप्टर को कम से कम 5 बार रिवीजन करा हुआ अपने नोट से भी और अपने इस एनसीईआरटी के बुक से भी, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन लिखोगे, इससे आपको पता चलता रहेगा इस चैप्टर को मैंने इतना बार पढ़ा है, ठीक है। और ये आप में बार बार ये अंदर से एक मोटिवेशन लाएगा, तुमने बस एक बार ही रीड करिए, आपको और करना चाहिए, ठीक है। ये अंदर से मोटिवेशन आएगा तो आप ऑटोमेटिक पढ़ोगे। तो ये चीज़ें अपने नोट्स में या फिर अपने बुक्स में जरूर ऐड करना, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, एक बार करके देखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करना आप। उसके बाद देखो, बिफोर स्टार्टिंग फिजिक्स यू नीड टू डू ब्रिज कोर्स। भैया ये क्या है? ये जो ब्रिज कोर्स है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स से प्यार करना है तो पहले आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझे भैया? अगर फिजिक्स से प्यार करना है, आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो फिजिक्स दिक्कत देती ही है। अगर आपको फिजिक्स से प्यार करना है तो ब्रिज कोर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। मतलब बोला जाता है ना, फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मैथ ही लैंग्वेज होता है फिजिक्स का। ऐसा क्यों बोला जाता है ये बताता हूँ। आप क्लास 11th का अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप फिजिक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपके लिए पहले बता देता हूं, सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले आप ब्रिज कोर्स कर लो। किसी भी, बहुत सारे टीचर्स के ब्रिज कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। आप पहले ब्रिज कोर्स कर लो, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स क्या होता है भैया? इस ब्रिज कोर्स में आपके क्लास 11th के फिजिक्स में जितने भी बेसिक मैथ्स का यूज होंगे ना, वो सारे चीज पढ़ा दी जाती है आपको एक ब्रिज कोर्स में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये 3 घंटा का होगा एक ब्रिज कोर्स, बट इसमें क्लास 11th में जितने भी मैथ्स का यूज होंगे, बेसिक मैथ्स का, वो सारी चीजें ब्रिज कोर्स में करवा दी जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ब्रिज कोर्स करनी चाहिए। अब उसके बाद आपको ऑटोमेटिक फिजिक्स से प्यार होने लगेगा, ठीक है। बायोलॉजी वाले के लिए तो खास बोल रहा हूं, ठीक है। पहले ब्रिज कोर्स करो, उसके बाद ही कोई चैप्टर उठाना, ठीक है। या फिर कोई बच्चे अगर फिजिक्स स्टार्ट कर दिए होंगे, उनको डाउट आ रहा है, ठीक है, इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले ब्रिज कोर्स एक बार कंप्लीट कर लो, ठीक है। ब्रिज कोर्स कर लो, उसके बाद आपका फिजिक्स डन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है बिफोर स्टार्टिंग फिजिक्स। समझ आ गई? चलिए, उसके बाद है रिग्रेट। ये एक रिग्रेट, ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना,
ये हर एक इंसान के लिए बहुत ही खराब वर्ड है, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए ये बहुत ही खराब वर्ड है रिग्रेट, ठीक है। सिर्फ क्लास 11-12 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर एक वो पर्सन्स के लिए जो कि अपने जीवन में पछतावा करते हैं। मतलब देखो, ये रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। और ये लोगों को तब होता है ना जब उनके पास अपॉर्चुनिटी रहता है और वो नहीं करते हैं और बाद में जाके पछताते, काश मैंने वो चीज़ें कर ली होती। तो आपको ये रिग्रेट लाने ही नहीं देना है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके सीनियर्स जो कि क्लास 11 सही से नहीं पढ़े होंगे, क्लास 12 में उनको दिक्कतें आई होंगी, तो उनको अपने आप में पछतावा होता होगा, काश मैंने क्लास 11 सही से पढ़ लिया होता। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, ये गलती आपको करनी ही नहीं है। शुरू में ही आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ये गलती आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। रिग्रेट नाम का शब्द आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पछतावा आपको किसी चीज़ के लिए होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस लेवल का आप मेहनत करके जाओ, ठीक है। ये चीज़ मैंने शुरू में ही आपको बता दी ताकि आप पूरे साल भर इस बात को याद रखना, आप रिग्रेट कभी भी मत लाने देना अपने अंदर, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करते हो ये सारी चीज़ें तो क्लास 12 में आपको एक बार रिग्रेट जरूर होगी। और वो रिग्रेट वाली जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता अपने वर्ड में, ठीक है। ये ऐसे चीज़ें होती है, तो रिग्रेट आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने सारे टिप्स ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना है जिससे रिग्रेट नहीं आए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद डेली स्टडी, क्लास 10 तक आप लास्ट टाइम में 3 महीना 4 महीना पढ़ करके अच्छे नंबर चला दिए होंगे। आसान सिलेबस होता है उसका, ठीक है। बहुत ही आसान क्लास होता है क्लास 10। बट क्लास 11th में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो तो क्लास 11th आपसे नहीं होगा, आपके हाथ में क्लास 11th नहीं होगा। आपको जो टीचर्स पढ़ाओगे, बहुत सारे टीचर्स से भी आप पूछ सकते हो, सर आपका क्या क्लास 11th अच्छा गया है? तो टीचर का रिस्पॉन्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स का रिस्पॉन्स नो आता है, ठीक है। अक्सर बच्चे क्लास 11th को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना, आपको रेगुलर स्टडी करनी है डेली। शादी हो कुछ भी हो, आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। 1 घंटा भी पढ़ो बट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो बट पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। ये डेली आपको करना ही करना है, क्योंकि नए नए टॉपिक्स यूज होते हैं। अगर आप डेली नहीं करोगे तो फिर आप चैप्टर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और जब आप चैप्टर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो आपके बैकलॉग्स बनने पक्के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डेली स्टडी करना है, यही एक तरीका है। डेली, शादी हो कुछ भी हो, करना है स्टडी तो करना है, बस रामबाण है ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एक रामबाण है, ठीक है। करना है तो करना है, बात खत्म। ऐसे अपने अंदर से आप लाओ वो, ठीक है। मतलब मुझे करना है डेली स्टडी तो करना है, चाहे कुछ हो जाए, आधा घंटा भी करूं बट डेली करो। क्लियर है यहां तक। डेली स्टडी आपको करना ही है क्लास 11th में, भूलना मत, ठीक है। रफली नोट्स, देखो आपने भैया सारी चीजें बता दी, कैसे कैसे करना है, सारी चीजें समझ में आ गई। भैया आप नोट्स के बारे में बताओ, नोट्स कैसे बनाओ, या किसी दूसरे कोचिंग का लूँ, मॉड्यूल उठाऊं या डीपीपीज लगाऊं, क्या करूं नहीं करूं, ये बता दो एक बार। देखो क्लास 10 तक दूसरे कोचिंग का नोट्स या दूसरे स्कूल्स का नोट्स या भैया दीदी किसी का भी नोट्स आपके लिए हेल्पफुल था, ठीक है। लास्ट के टाइम में आपने भी कई सारे कोचिंग्स के नोट्स लेके पढ़े होंगे और अच्छे मार्क्स लाए होंगे, ठीक है। फर्स्ट किए होंगे किसी भी कोचिंग का आप क्लास 10th का यूज करके, ठीक है। बट क्लास 11th में ये गलती मत करना, किसी भी दूसरे कोचिंग का मॉड्यूल या नोट्स नहीं लेना है, ठीक है। जो करने हैं खुद से करने हैं, ठीक है। आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, ठीक है। क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए बोल रहा हूं, आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, किसी कोचिंग का नोट्स नहीं लेना है, ठीक है। क्लास 10 तक वो चीज़ें सही रहती है, बट क्लास 11th में ये गलती मत करना, खुद से नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स कहीं से खरीदना मत, ठीक है। ऑनलाइन नोट्स बिकता भी है, नोट्स कहीं से खरीदना नहीं, खुद से नोट्स बनाना। सेल्फ नोट्स इज द बेस्ट नोट्स, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी है, खरीदनी नहीं है। ये गलती आप लोग अगर अभी तक किए होंगे तो आगे से मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो रफली नोट्स, मतलब भैया ये बताओ नोट्स कैसे बनाने। क्लास 10th तक तो मैं सुंदर सुंदर नोट्स बना रहा था, क्या क्लास 11th में भी वैसे ही बनाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास 11th में आपको सुंदर सुंदर नोट्स बनाना ही नहीं है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाओगे ना सुंदर सुंदर, तो आपके ज़्यादा टाइम आपके नोट्स पे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सुंदर सुंदर नोट्स नहीं बनाना है, आपको ऐसे नोट्स बनाना है जिससे सिर्फ आप ही को समझ में आए, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाना है जिससे सिर्फ तुम ही समझ सको, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो तुमको है ना, तो तुम अपने अनुसार नोट्स बनाओ, ठीक है। जिससे तुमको समझ में आ रहा है, बस हो गया, बात खत्म। दूसरे को क्या जरूरी है, पढ़ना तो तुमको है ना, तो उस लेवल का नोट्स बनाओ सिर्फ तुम्ही को समझ में आए। रफली नोट्स बनाओ, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, या जिनके पास टाइम है वो अच्छे तरीके से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग रफली नोट्स बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो नोट्स में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। चलिए
उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स बनाने में कुछ गलतियाँ होती है, ठीक है। अगर आप लोग शुरू से नोट्स बनाते आते होंगे तो आप लोग को पता होगी क्या क्या गलतियाँ, और जो बच्चे नोट्स नहीं बना के किसी कोचिंग का नोट्स क्लास 10 तक यूज किए होंगे उनको पता नहीं होगी नोट्स बनाने में क्या क्या गलतियाँ होती है। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हो नोट्स बनाने में, वो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कतें आए ही नहीं, ठीक है। चलिए वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। राइट वे फॉर मेकिंग नोट्स, ये यहाँ पे मैंने अपने नोट्स का यहाँ पे 2 पेजेस लगाए हुए, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का एक आदत होता है इंग्लिश में लिखने का, ठीक है, हर एक चीज़ों को इंग्लिश में लिखने का, ये गलती मत करना, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। बचपन से सबसे पहले मुझे हिंदी ही समझ में आई थी, ठीक है, या किसी को भी हिंदी समझ में पहले आती है, मातृभाषा होती है हम लोग की हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को फील कर पाते हैं। इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है, ठीक है, आपके मदर टंग इंग्लिश नहीं है, मदर टंग आपका हिंदी होता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप सीबीएसई वाले बच्चे आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बनाओ, ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा फील आएगा, ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है, नहीं तो आपका नोट्स आपको ही बोरिंग लगने लगेंगे। तो ऐसे नोट्स बना के भी क्या फ़ायदा। मैंने क्लास 10th में ये गलतियाँ की थी, सिर्फ इंग्लिश में नोट्स बनाया था, बट वो मेरे लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं रहा, बेकार रहा है, ठीक है। तो जब मैंने मिक्स बनाया ये मेरे लिए सही था। तो आप लोग मिक्स बनाओ, पूरा हिंदी भी यूज़ नहीं करना है, आप लोग मिक्स बनाओ, ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करना है, मिक्स बनानी है, ठीक है। या फिर आपको एक शब्द में बोलो तो आपको जैसे समझ आ रहा है आप वैसे बनाओ, बस क्लियर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो इस नोट्स में क्या है स्पेशल, क्या आपने भैया ये क्यों लगाया है। तो पहले मैंने आपको बता दिया हिंदी इंग्लिश का लॉजिक बता दिया, उसके बाद मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने नोस्टॉक डायग्राम, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, लेक्चर लिया, इसके बारे में मैंने इतनी बातें नोट की, ठीक है। अब मेरे को क्या, मेरे मन में आया मैं इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जानूंगा, ठीक है। तो मेरे नोट्स में अगर जब रिकॉर्ड खत्म हुआ, लेक्चर मैंने लिया, ठीक है, चैप्टर खत्म, उसके बाद क्या करना है आपको 5-6 पेज छोड़ना है, ठीक है, 5-6 पेज का गैप छोड़ना है, जिससे क्या हो सके, मान लो अगर मुझे इस नोस्टॉक डायग्राम के बारे में जो लेक्चर में बताया गया, ठीक है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज़ से, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ बचे हुए पेज को, ठीक है, उसमें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे लिखना उसके बारे में भी बताता हूँ। पहले देखो इसके बारे में मैंने क्या किया है, ऊपर छत पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी थी तो मैंने उसको क्या किया है, छत पे लिख दिया है इसके बारे में। अब मेरे पास स्पेस नहीं था, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, ठीक है, इतना से मुझे सेटिस्फेक्शन खुद में नहीं मिला था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पिक के लिख के एक तीर लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, पी के यहाँ पे मैंने लिख के एक तीर लगा दिया, ठीक है। भैया ये आपने क्यों किया, देखो आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपको नहीं समझ में होंगे और उनके बारे में थोड़ा सा और आप और उसके बारे में आप थोड़ा सा और जानना चाहते होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, जनरली नोट्स के पीछे वाले पन्ने में जाओगे, मतलब नोट्स जहाँ से ख़त्म होती है उसके बाद जो आपने पेजेस छोड़े हैं वो सारे पेज में आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो उसमें दिक्कतें आपको यहाँ पे आएगी ना, अगर आप कोई सिंबल यूज़ नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि ये किस टॉपिक का वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सिंबल मैंने यूज करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा ना, अब इसके बारे में अगर मुझे और डिटेल जानना रहेगा, ठीक है, और भी मैं इसके बारे में डिटेल जानना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, ख़त्म होने के बाद, ठीक है, जहाँ से मेरे नोट्स ख़त्म होते, ठीक है, उसके बाद मैं वापस से ये वाला एरो दे दूंगा, ठीक है। अब एरो से क्या पता चल जाएगा, अच्छा ये उस टॉपिक का था, ठीक है, वापस से मैंने यहाँ पे एरो लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। जो चीज़ें आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन लगी है, जिसके बारे में ज़्यादा जानने हैं, आप सिम्बल्स का यूज़ करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो नोट्स के टाइम में मैंने यहाँ पे एक सिम्बल लगाया था एरो, ठीक है। जैसे ही इसके बारे में सिंबल लगाया, ज़्यादा जानना था, यहाँ पे देखो द एंड, मतलब यहाँ पे मेरा नोट्स खत्म होता है, और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी थी तो मैंने फिर से यहाँ पे एक एरो लगा दिया, ठीक है, खत्म होने के बाद का यहाँ पे पेज है, मैंने एरो लगा दिया, इससे मेरे को क्लियर है, अच्छा इस एरो का मतलब उस टॉपिक से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, पेजेस छोड़ के चलनी है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, दिस इज हाउ क्लास 11th कैन बी मेड द बेस्ट। यही सारे तरीके थे जिस तरीके का आप यूज करके अपने क्लास 11th को बेस्ट बना सकते हो। आई होप आपको नोट्स मेकिंग भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। नोट्स आपको ऐसे ही बनाने जैसे मैंने बताया, ठीक है, पेजेस छोड़ने, ठीक है,
एरो का सिंबल्स का यूज करना है किसी चीज़ों के बारे में, अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स जानना चाहते हो तो ये इन सारी चीज़ों को आप यूज करके अपने क्लास 11th बेस्ट बना सकते हो। अगर ये क्लास आपका बेस्ट जाता है तो क्लास 12th आपका ऑटोमेटिक बेस्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप भी मेक श्योर इस सारे तरीके को यूज करो, ठीक है, और बेनिफिट अपने आप में उठाओ, ठीक है, अपने आप में लाभ उठाओ। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत आए फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट पे वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ पे गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।